हेलो स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यू टॉपिक। तो हम लोग ने ऑलरेडी शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, जहाँ पर हमने देखा था एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल का शेप क्या रहेगा और वो क्यों वही शेप है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया था लास्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। सो अपने पास जो एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो किसकी एनर्जी कैसे रहेगी वो हम कैसे देखेंगे, तो वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलरेडी डिस्कस किया है, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो यहाँ पर हम एनर्जी जब कैलकुलेट करने वाले हैं तो दो टाइप का एनर्जी, दो अलग अलग वेज में हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एक रहेगा जब हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कोई एटम में, और एक रहेगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सो अगर कोई एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो कोई हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है, जो हम लोग ने देखो ऑलरेडी स्टडी किया था रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज भी। सो वहां पर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन। सो जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो तब हम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल कैसे देखेंगे, और जब कोई एटम में मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब क्या, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। सो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी अलग तरीके से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल स्टडी करेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम अलग वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैसे एटम जिसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे स्टडी करेंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। सो फर्स्ट इज फॉर single electron system. The energy of electron in the hydrogen atom or hydrogen like species is determined by the principal quantum number alone. इसका मतलब क्या है, तो जब अपने पास कोई एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, या तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, तो वहां पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी कम रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, वो किस पे डिपेंड रहेगा। सो इट विल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हम एन की वैल्यूज लिखते हैं ना, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड रहेगा। कैसे वो हम आगे देखेंगे। दिस इज बिकॉज द ओनली इंटरेक्शन इन दिस स्पेसिस इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ऐसा क्यों, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड है, बिकॉज जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, तो वहां पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। सो हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन, यस और नो। तो हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है, सिर्फ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो अपना प्रोटॉन प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन ही है। तो उसकी वजह से जो अपना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो किस पे डिपेंड रहेगा, जो भी अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू रहेगा उस पे डिपेंड रहेगा। So the increasing order of energy of orbital in the hydrogen atom is given by. So हम हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आपको एक रूल याद रखना है, n वैल्यू इफ इंक्रीजेस देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू अगर बढ़ेगा तो अपना ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सो जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल आल्सो इंक्रीजेस। देखो फर्स्ट हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 1। सो जब अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो हमें मालूम है वहां पर क्या पॉसिबल है, ओनली 1s ऑर्बिटल, यस और नो। देखो हम लोग ने लास्ट पार्ट में हम लोग ने एक टेबल डिस्कस किया था, ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन 4 हम लोग ने शेल के लिए डिस्कस किया था, याद है सबको। तो जब हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल ही मिलता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1s ही पॉसिबल है। तो जब n इक्वल्स टू 1 होता है तो वहां पर सिर्फ 1s ही हम लिखते हैं।
जब n का वैल्यू 2 होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, तो वहां पर 2 के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल थे, 2s एंड 2p, यस और नो। देन अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तो 3 के लिए क्या पॉसिबल है, 3s सबशेल भी पॉसिबल है, 3p भी पॉसिबल है और 3d भी पॉसिबल है। तो ये s p d देखो हम लोग ने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग l का वैल्यू। अगर l का वैल्यू हमें 0 मिलता था तो हम s सबशेल बोलते थे, l का वैल्यू अगर हमें 1 मिलता था तो हम p सबशेल बोलते थे, l का वैल्यू अगर 2 मिलेगा तो d सबशेल, और l का वैल्यू अगर हमें 3 मिलता था तो हम उसको f सबशेल बोलते थे। तो जब अपना फर्स्ट शेल होता है n इक्वल्स टू 1, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ l का वैल्यू 0 ही मिलता है, इसलिए हम उधर सिर्फ s सबशेल ही लिखते हैं। जब हम n इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं तो हमें l का वैल्यू 0 भी मिलता है और 1 भी मिलता है, इसलिए s और p दोनों। 3 अगर n का वैल्यू 3 है तो हमें l का वैल्यू 0, 1 एंड 2 तीनों भी मिलता है, तो इसलिए s, p और d तीनों भी सबशेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे 4s के लिए, सो 4s भी पॉसिबल है, 4p, 4d एंड 4f जब n का वैल्यू 4 रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया, मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में n का वैल्यू बराबर, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये हो गया अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने सबशेल को लिख दिया है। अब मैंने क्या बोला, देखो n का वैल्यू अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल आल्सो इंक्रीजेस, यस और नो। तो यहाँ पर देखो 1 से 2 हो रहा है, मतलब इधर n का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी किसका ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली बात है 2 का। मैंने यहाँ पर वही बोला ना, n इंक्रीजेस मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप 1s से 2s की तरफ जाओगे, n का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी क्या बढ़ेगा, एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो 1s और 2s में 2s का एनर्जी क्या होगा, 1s से ज्यादा रहेगा। फिर यहाँ पर देखो 2p, 3s, सो 2p से 3s की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, n का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पर देखो आप 3d से 4s की तरफ जा रहे हैं, n का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा एनर्जी। अब बच गया 2s और 2p के बीच में क्या है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगा, n का वैल्यू क्या है दोनों का, 2s और 2p में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, सेम n का वैल्यू है, तो हम एनर्जी भी क्या लिखेंगे, सेम। सो अगर n का वैल्यू सेम है तो आप एनर्जी भी क्या बोलोगे, सेम रहेगा। सो 2s और 2p ऑर्बिटल का एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पर भी देखो 3s, 3p और 3d, ये तीनों में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, सेम है, n का वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, तीनों का एनर्जी भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम फॉर 4s, 4p, 4d एंड 4f, क्योंकि चारों में भी क्या है, n का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, उनका एनर्जी भी सेम रहेगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे लेस किसका एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटल का, 1s। 1s के बाद आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करेंगे तो 1s के बाद किसका ज्यादा रहेगा, 2s। 2s और 2p का इक्वल रहेगा, देन 3s, 3p एंड 3d, उससे ज्यादा रहेगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, ये किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। जब कोई एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n का वैल्यू देख के फाइंड आउट करेंगे। वेरी इजी रूल, टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हम लोग यहाँ पर इजी वे में बोल रहे हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, n का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगा। आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है n का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अब 2s और 2p n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी आप क्या बोलोगे, सेम है। 2p से अगर 3s की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है n बढ़ रहा है तो एनर्जी भी आप क्या बोलोगे, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये हो गया अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, कोई अगर एटम में मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एक से ज्यादा। तो जब कोई एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो हम वो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे स्टडी करेंगे वो देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
So in multi-electron atom there is a mutual repulsion among the electrons. इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन की तो वहां पर क्या है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो हो रहा है। जब हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और प्रोटॉन था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन था। बट जब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की तो वहां पर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है ही, दैट इज अट्रैक्शन तो है, बट साथ में क्या है, रिपल्शन भी है, बिकॉज एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन तो है बट साथ में क्या है, रिपल्शन भी है। इसलिए सिर्फ हम n की वैल्यू देख के एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड नहीं कर सकते। सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जब हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी फाइंड आउट करना है तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, n का वैल्यू पे डिपेंड रहेगा, बट साथ में l का वैल्यू भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमें देखना रहेगा एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमें देखना रहेगा। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो सिर्फ हम क्या देख रहे थे, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी देखेंगे एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हम देखेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l वैल्यू। सो द सम ऑफ n प्लस l ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, n और l वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, सो जो ऑर्बिटल का सबसे कम वैल्यू रहेगा उसका एनर्जी सबसे कम रहेगा। सो वहां पर हम क्या बोलते थे, n का वैल्यू देखते थे, जिसका n का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n और l वैल्यू को ऐड करेंगे। n और l वैल्यू को ऐड करने के बाद जिसका वैल्यू हमें सबसे कम मिलेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम रहेगा। विद एग्जांपल हम आगे देखेंगे। If two orbital have same n plus l value, then orbital with the lower value of n is of lower energy। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, n plus l को ऐड करने वाले हैं, बट जब हम n plus l ऐड कर रहे हैं तो हमें अगर सेम वैल्यू मिला, सपोज दो ऑर्बिटल थे, वो दोनों ऑर्बिटल का मैंने n और l को ऐड किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड करने के बाद मुझे दोनों भी ऑर्बिटल की वैल्यू सेम मिल रहा है, तो अभी हम किसका एनर्जी ज्यादा और किसका एनर्जी कम समझेंगे। सो जिसका n का वैल्यू लोअर, n प्लस l वैल्यू तो सेम मिल रहा है, बट उसमें से जिसका n वैल्यू लोअर रहेगा उसका एनर्जी भी क्या रहेगा, लोअर रहेगा। क्लियर, n प्लस l वैल्यू भले ही सेम मिल रहा है तो फिर सेम मिलने के बाद आप क्या देखोगे, उसका n का वैल्यू देखोगे, तो जिसका n वैल्यू कम उसका एनर्जी भी कम रहेगा। सो विथ एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। फ्रॉम द n plus l रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज। तो जब हम n plus l रूल से फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा। ये कैसे मिला वो हम पहले देखते फिर यहाँ पर आएंगे। जैसे हमने n की तरह से n इक्वल्स टू 1 था, फिर 2 था, 3 था, तो हम लोग ने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम देख रहे हैं n प्लस l रूल को यूज करके मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। सो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे 1s ऑर्बिटल की, तो हम हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, n प्लस l वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जिसका कम रहेगा उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम रहेगा। तो आप मुझे बताओ 1s अगर अपना ऑर्बिटल है तो n का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली बात है 1। जो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 1s में n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 1। l का वैल्यू क्या है, तो हमें मालूम है जब भी l का वैल्यू 0 होता है तो ही वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, s सब शेल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो s है, s मतलब l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू है 0, तो अब n प्लस l ऐड कर दो, सो 1 प्लस 0 करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1।
नेक्स्ट अभी हम 2s के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो 2s में n का वैल्यू क्या है 2, s की ही बात कर रहे तो ऑब्वियसली बात है l का वैल्यू क्या होता है s के लिए 0। सो यहाँ पर n प्लस l ऐड करेंगे, सो 2 प्लस 0 दैट इज 2। नेक्स्ट अभी हम 2p के लिए कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू क्या है 2p में भी 2 है। अब यहाँ पर देखो कौन सा सबशेल है p सबशेल है, तो जब भी अपना p सबशेल होता है तो l की वैल्यू क्या होती है 1। सो यहाँ पर l की वैल्यू क्या है 1, ये हम लोग ने ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, 0 हो l का वैल्यू तो वो s सबशेल, 1 रहेगा तो p सबशेल, l का वैल्यू अगर 2 है तो d सबशेल, और अगर l का वैल्यू 3 रहेगा तो f सबशेल। ठीक है, सो यहाँ पर p है इसलिए l का वैल्यू हम क्या लेंगे 1, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 + 1 3। नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे 3s के लिए। सो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 3, s की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3s में s सबशेल है, तो जब भी s होता है मतलब l का वैल्यू क्या होगा 0। सो 3 + 0 करेंगे। अभी यहाँ पर देखो हमें जो ये रूल हमने डिस्कस किया था जब n + l वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 + 1 भी 3 मिल रहा है और 3 + 0 भी हमें 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो n + l वैल्यू क्या मिला हमें सेम मिला, यस और नो। तो हमने कंडीशन क्या बोला था, जब भी आपका n + l वैल्यू 0 सेम रहेगा तो जिसका n का वैल्यू लोअर उसका एनर्जी लोअर। तो यहाँ पर ये दोनों में अगर आप देखोगे तो किसकी n की वैल्यू कम है, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर देखो n = 2 है और यहाँ पर है n = 3, तो किसका n वैल्यू कम है इसका, इसलिए अगर हम 2p और 3s का एनर्जी कंपेयर करेंगे तो किसका एनर्जी कम रहेगा, तो 2p का एनर्जी 3s के एनर्जी से कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, बिकॉज उसका n वैल्यू स्मॉल है, भले ही n + l वैल्यू सेम है बट जिसका n का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पर दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो 2p ऑर्बिटल का n का वैल्यू स्मॉल है, इसलिए 2p और 3s में 2p का एनर्जी 3s की एनर्जी से कम रहेगा। क्लियर एवरीवन, ये वाला रूल। नेक्स्ट आगे 3p के लिए डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर n का वैल्यू है 3, p है इसलिए l का वैल्यू क्या होगा 1, सो 3 + 1 4। 4s के लिए कंपेयर करेंगे, 4 है n का वैल्यू 4, s है इसलिए l का वैल्यू 0, सो 4 + 0 4। अभी यहाँ पर भी देखो सेम 4 और 4 दोनों का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है, तो आप क्या देखोगे n का वैल्यू। अभी ये दोनों का n का वैल्यू देखो, इसका है 3 इसका है 4, तो किसका n वैल्यू कम है 3p ऑर्बिटल का, सो 3p का एनर्जी 4s के एनर्जी से कम रहेगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2p का एनर्जी 3s से कम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट 3d के लिए, सो n का वैल्यू क्या है 3d में 3, d की बात कर रहे हैं तो d क्या होता है, d कब होगा जब l का वैल्यू क्या होगा 2, सो यहाँ पर आप लिखोगे 3 + 2 5। यहाँ पर है 4p, n का वैल्यू क्या है 4, p का वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर l का, p के लिए l का वैल्यू 1, सो 4 + 1 5। अगेन यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, क्या देखेंगे n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 4, किसका कम है, सो 3d का कम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3d का एनर्जी 4p से कम। क्लियर। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे स्मॉल वैल्यू किसका है फर्स्ट, सबसे कम वैल्यू कंपेयर करो किसका है 1, सबसे स्मॉल वैल्यू वही है, और 1 किसके लिए हमें मिल रहा है 1s ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को तो कैसे करेंगे, उनका n + l वैल्यू देख के, तो सबसे स्मॉल किसकी है 1s की, तो सबसे कम एनर्जी किसका रहेगा 1s ऑर्बिटल, उसके बाद किसका आ रहा है 2s, तो 1s से ज्यादा रहेगा 2s का, 2s के बाद देखो 3 और 3, बट n का वैल्यू किसका कम है 2p का कम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे 3s से 2p का एनर्जी कम है। सो 2s के बाद कौन आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कौन है देखो 3p और 4s, 3p और 4s में किसका एनर्जी कम है 3p का एनर्जी कम है, इसलिए 3s के बाद 3p, 3p के बाद
4s। 4s के बाद देखो कौन है, 3d और 4p। तो 3d और 4p में किसका एनर्जी कम है, 3d का, बिकॉज n का वैल्यू स्मॉल है। तो 4s के बाद हम क्या लिखेंगे, 3d 4p, और आगे आप ऐसे ही n+l वैल्यू को यूज करके कैलकुलेट करोगे और जिसका कम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्बिटल्स को अरेंज करोगे। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एनर्जी, क्लियर। और ये किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ n वैल्यूज पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो यही देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है, 1s के बाद 2s के बाद 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद ही हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ है, क्लियर। तो ये हो गया अपना एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये रहेगा सीक्वेंस, और ये है अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लियर एवरीवन। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑफबो प्रिंसिपल। सो ऑफबो प्रिंसिपल में, ऑफबो प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए ये टोटल 3 टॉपिक पे, 3 स्टेटमेंट पे डिपेंड है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब क्या, यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल अभी हमने देखा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में अरेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के फॉर्म में हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकेंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो हमें रिप्रेजेंट करेगा ऑफबो प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो n+l वैल्यू को सबका कैलकुलेट किया और उसके बाद अरेंज किया था, यस और नो। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, कैलकुलेट करना फिर उसको अरेंज करना, यस और नो। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी को सिंपल वे में करने के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम देखेंगे, और ये डायग्राम के थ्रू आप इजीली एटॉमिक ऑर्बिटल को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो कैसे, देखो, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, n=1 के लिए लिखेंगे। सो जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर आप लिख दिए 1s ऑर्बिटल। देन जब अपना n का वैल्यू क्या होता है, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो आपको क्या मिलेगा, 2s एंड 2p, यस और नो। फिर जब 3 होता है तो 3s 3p और 3d तीनों भी पॉसिबल है। 4 के लिए 4s 4p 4d एंड 4f। सेम हमने 5 6 और 7 के लिए 1 बाय 1 देखो अरेंज किया है। 1s के लिए 1s के नीचे 2s, फिर 3s 4s 5s। सो एकदम हम लोग ने ऑर्डरली हम लोग ने अरेंज किया है। n=1 है तो सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही है, तो हम सिर्फ 1s ही लिखेंगे। n=2 रहेगा तो 2s होता है और 2p ऑर्बिटल होता है, तो हम वही 2 लिखेंगे। 3 के लिए 3s 3p एंड 3d पॉसिबल है, तो हम वो लिखेंगे। 4 के लिए 4s 4p 4d एंड 4f, सेम फॉर 5 6 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया, n=1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है वो लिख दिया, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, तो उनको डायगोनली एरो ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, डायगोनली एरो ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, क्लियर। डायगोनली आपने एरो ड्रॉ कर दिया, फिर आप क्या करो, इसको इधर ज्वाइन कर दो, ये एरो को। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो जिगजैग लाइन बन रही है, यस और नो। फिर आप क्या करो, यही जिगजैग लाइन में जाते रहो,
और आपको जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उसको लिखते जाओ। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो यहाँ से अब एरो कैसे जा रहा है उसका डायरेक्शन भी दे दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बराबर। सो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 1s। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s। 1s के बाद देखो कौन आ रहा है, 2s। तो 1s के बाद हम क्या लिखेंगे, 2s। फिर 2s के बाद देखो 2p, फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जिगजैग लाइन की तरफ मूव होते जाओ, आपको जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है उसको लिखते जाओ। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बस लिख देंगे। तो यही सीक्वेंस देखो हमें यहाँ पर मिला था, ये जो हमने सीक्वेंस यहाँ पर लिखा है ये वाला सीक्वेंस। और जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। देखो 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p, 5s 5s के बाद आएगा 4d, फिर 5p 6s, 4f 5d 6p 7s 5f। तो आप यहाँ से इजीली एटॉमिक ऑर्बिटल को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। क्लियर। तो आपको अगर ये डायग्राम मालूम है तो आप इजीली एटॉमिक ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। क्या करना है, हमें सिर्फ डायगोनली लाइन ड्रॉ करना है, उसको ज्वाइन करना है। आपको ये एंड को ये एंड में ज्वाइन करना है, याद रखना है, ऐसे नहीं करना है, हमें ये एंड को ये एंड पे ज्वाइंट करना है। और फिर सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट करो, जो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है रास्ते में उसको लिखते जाओ, इजी है। और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर। सो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। ये हमने जो अरेंजमेंट लिखा है वो किसके बेसिस पे है, तो n+l रूल के बेसिस पे। तो आप या तो एक काम कर सकते हो, n+l वैल्यू कैलकुलेट करो हर एक ऑर्बिटल का, फिर अरेंज करो, या तो अगर आपको ये मालूम है तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया अपना ये फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So the next is Pauli exclusion principle. So the no two electron in an atom can have same set of 4 quantum number. So यहाँ पर Pauli exclusion principle में हम क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है कि no two electron in an atom can have same set of 4 quantum number. अब इसका मतलब क्या है, so हमने देखा था, देखो लास्ट पार्ट में, कि कोई भी अगर ऑर्बिटल होता है तो वो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब भले ही s ऑर्बिटल ले लो, px ऑर्बिटल ले लो, py ले लो, pz ले लो, या जितने भी d के 5 ओरिएंटेशन है, f ऑर्बिटल के 7 ओरिएंटेशन है, यस और नो। बट इंडिविजुअली अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इंडिविजुअली हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। तो हम वही 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करेंगे सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर ना। देखो हमने देखा था एक होता है जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, यस और नो। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों भी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं रहेगा, भले ही वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बट उनका 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं रहेगा। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर, सो एन का वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों भी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है हीलियम। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम में एटॉमिक नंबर क्या है, 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। और अभी यहाँ पर हमने देखा
कि सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है, 1s ऑर्बिटल की। तो आपको ये याद रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, सो जो ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है। सो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, तो जिसका एनर्जी सबसे कम रहेगा, फिर वो कंप्लीटली फिल हो गया। सपोज अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, यस और नो। हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की है। तो 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और अगर 1s फिल हो गया तो बाद में आप मूव होगे कौन सी तरफ, 2s की तरफ। 2s फिल हो गया तो 2p की तरफ, 2p फिल हो गया तो 3s की तरफ। क्लियर। तो जैसे जैसे अपने ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होते जाएंगे तो आप नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ मूव होगे। बट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल। क्यों 1s ऑर्बिटल, बिकॉज सबसे कम एनर्जी जिसकी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। सो लेस एनर्जी जो भी ऑर्बिटल का रहेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्लियर। सो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, सबसे कम किसका एनर्जी है, 1s ऑर्बिटल का। सो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s2। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, ये 1s ऑर्बिटल के लिए हर एक क्वांटम नंबर वैल्यू लिखते हैं। सो यहाँ पर देखो 1s है, इसलिए n का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली बात है 1, यस और नो। यहाँ पर 1s से हमें n का वैल्यू पता चल जाता है, n का वैल्यू है 1। अब हम निकालेंगे l का वैल्यू। l का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो s सब शेल है, और अभी मैंने बताया s सब शेल है मतलब l का वैल्यू है 0। सो यहाँ पर l का वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट अभी हम कैलकुलेट करेंगे ml वैल्यू। सो ml वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो -L2 + L। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ml वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, -L2 + L। तो L की वैल्यू क्या है, 0, दैट इज -0 to +0, दैट इज 0 ओनली। तो ml का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। अभी ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका एक का हम इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू हाफ लिखेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, -½ क्यों ऐसा, बिकॉज दोनों भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज एक क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक का इलेक्ट्रॉन को अगर हम +½ से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम -½ से करेंगे। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या लेंगे, +½ तो यहाँ पर ये चारों भी क्वांटम नंबर हम लोग ने लिख दिया। क्या मिला हमें, 1 0 0 एंड +½ नेक्स्ट अभी हम सेम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, बिकॉज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिख दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, तो वो किस में, 1s ऑर्बिटल में ही है, तो इसका n का वैल्यू तो 1 ही है। s सब शेल है तो ऑब्वियसली बात है l का वैल्यू 0 ही रहेगा। ml का वैल्यू -L2 + L, दैट इज ओनली 0। बट जब आप स्पिन क्वांटम नंबर लिखोगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, -½ क्यों, बिकॉज फर्स्ट का अगर +½ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए उसका आप स्पिन क्वांटम नंबर क्या लिखोगे, -½ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का ये तीनों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है, n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू भी सेम है और ml का वैल्यू भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों भी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगा। 3 सेम हो सकता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम है, बट जो 4th क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है फिर भी उनकी चारों भी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगा। ये क्या है, अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर एवरीवन। और हम क्या बोल सकते हैं इसी को, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो सेम अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है
तो भी वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर वैल्यू चेंज हो रहा है। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन का क्या है? अपोजिट स्पिन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए उसको अगर हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए हम उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे? जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी वो दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों भी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑलवेज अपोजिट होता है। क्लियर? ये हो गया अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये अपना थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट है ऑफ बो प्रिंसिपल के लिए। सो द नेक्स्ट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? तो जितने भी ऑर्बिटल अपने पास प्रेजेंट है वो हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता उसके बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2p4, ठीक है, कोई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे देखने वाले हैं। सो कोई भी एक एटम है जिसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 2p ऑर्बिटल में जा रहा है और 2p हमें मिल रहा है 4। ये कैसे मिल रहा है हम आगे देखेंगे। सो ये 2p4 अगर हमें मिलता है इट मीन्स व्हाट? 2p की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अपने पास p सबशेल है और p सबशेल के लिए हमने स्टडी किया था px होता है, py भी होता है और pz भी होता है। तो p ऑर्बिटल के लिए कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर भी देखो मैंने क्या किया है? 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए। अभी यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है देखो, the pairing of electron in the orbital belonging to same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो चारों भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में लिख दिया, पेयर के फॉर्म में लिख दिया ना, बिकॉज हमें मालूम है हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो px में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, py में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पर क्या था? 2p4, मतलब 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो आपको अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? पेयरिंग में नहीं लिखोगे। तो कैसे लिखोगे फिर? तो यहाँ पर px, py, pz। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है? जितने भी ऑर्बिटल है वो हर एक ऑर्बिटल को आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। तो पहले हम क्या करेंगे? हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सो यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब आप क्या करोगे? पेयरिंग स्टार्ट करोगे। सो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होगा। क्लियर? तो ये हो गया अपना राइट वे। यहाँ पर देखो सेम सबशेल की हम बात करें, बिकॉज यहाँ पर देखो 2p है तो ये भी 2px है, ये 2py है, 2pz है। तो हर एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम ही है और 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है। सो सेम सबशेल में आप पेयरिंग नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पर मैंने 2p4 लिया है, अगर हमें 2p5 के लिए लिखना रहेगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भी 3 ओरिएंटेशन है, एक होगा 2px, 2py, 2pz। तो हर एक में हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए थे, 4th एंड 5th। क्लियर? अगर हमें 2p3 लिखना रहेगा तो
सो ये 2px 2py 2pz, सो 1 2 3। क्लियर? सेम फॉर आप कोई भी ऑर्बिटल के लिए लिख सकते हो। अगर अपने पास है सपोज 3d3, अभी यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल लिया है मैंने, d। सो d के कितने ओरिएंटेशन होते हैं टोटल, 5 ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हमें 5 बॉक्स ड्रॉ करने का, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है मेरे ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर है 3d ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 3। तो आप क्या करोगे, इसको पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर ही ऐसा लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? पहले आपको हर एक ऑर्बिटल को फिल करना है। अगर वो फिल हो गया फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। क्लियर? ये स्टेटमेंट का मीनिंग देखो, वापस देखते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट अकर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सब सेम सबशेल ही है ना, 2p 2py 2pz। यहाँ पर भी ये सारे 3d के ही सबशेल है। तो आप पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। ये हो गया वो स्टेटमेंट का मीनिंग। आगे देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर अपना ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो वो क्या होता है, स्टेबल ऑर्बिटल होता है। अब इसका मतलब क्या है, हाफ फील्ड मतलब क्या, सपोज मैं बात करती हूँ 2p ऑर्बिटल, ठीक है। सो आप 2p को कब तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, जब तक 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, 6। क्यों 6 होगा, बिकॉज हमें मालूम है 2p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन होते हैं, 2px 2py एंड 2pz, बराबर। और हमने देखा है 2px एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप 2p को कब तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप 2p ऑर्बिटल को कब तक फिल कर सकते हो, जब तक आपका 2p 6 नहीं हो जाता। अगर 7 है, अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो आप वो किधर लिखोगे, आगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में लिखोगे। 2p में 6 ही कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था 1s के लिए सिर्फ कैपेसिटी होता है 2 का ही, बिकॉज s सबशेल है, s का सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में लिखोगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। हाफ फील्ड मतलब क्या, अगर आप बात करोगे 2p की, तो 2p में अभी मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो क्या हो गया, कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो वो स्टेबल होगा। या तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है। हाफ फील्ड मतलब क्या, 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो अगर आपके पास 2p3 है या 2p6 है, मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे d की, सो 3d की अगर हम बात करते हैं तो d ऑर्बिटल में कितने ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन। हर एक में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट 5 ओरिएंटेशन है अपने पास, मतलब 5 ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अगर आपका 3d 10 रहेगा मतलब ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। या तो आप इसका हाफ लिखो, तो इसका हाफ क्या होगा, 3d 5, यस और नो। सो 3d 5 भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर हम बात करेंगे और f की, अगर हम बात करें 4f की, तो f ऑर्बिटल की कितने ओरिएंटेशन होते हैं, टोटल 7 ओरिएंटेशन होते हैं। तो 7 ओरिएंटेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हो आप, 14, बिकॉज हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ओरिएंटेशन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आपका f 14 रहेगा दैट इज कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और वो भी स्टेबल होगा। इसका हाफ क्या होगा, 4f 7, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, अगर आपका कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड रहेगा तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है।
क्लियर? तो ये हो गया अपना हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल में 3 स्टेटमेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसके लिए हमने एक डायग्राम देखा, उसके थ्रू आप इजीली लिख सकते हो। देन हमने डिस्कस किया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू।